पापा पानी। यही रख दो और जाओ। रचना पानी रखकर हॉल में जाती है जो फुली फर्निश्ड और लेटेस्ट इंटीरियर किया हुआ है। हॉल में रखे सोफे में ट्रेडिशनल वेयर में बैठी उसकी शोभा। तुम मीटिंग रूम में किससे पूछ कर गई थी? मम्मी मैं तो बस पानी देने गई थी। आपने ही तो कहा था कि घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें पानी देना। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तेरे पापा के फ्रेंड्स के सामने जाना। सॉरी मम्मी, गलती हो गई। तेरे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बार तो तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुझसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना। रचना कहाँ है? मेरा काम हुआ कि नहीं? जाके देख तेरा भाई किस काम की बात कर रहा है। रचना अपने भैया अनिल के रूम में जाती है जिसका इंटीरियर भी हॉल की तरह ही है। उसकी भाभी सावित्री बेड पर सो रही है और अनिल कोट पैंट पहने शूज पहन रहा है। मैंने तुझसे अपने ऑफिस का जो फाइल वर्क करने को कहा था वो हुआ या नहीं? बस भैया वो थोड़ा सा ही बाकी है, अभी थोड़ी देर में करके देती हूँ। तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। घर वालों की इज्जत तो तूने नीलाम कर ही दी है। अब क्या चाहती है, एक बार फिर मेरी बेइज्जती हो जाए? अगर आज ऑफिस में समय से वो फाइल सबमिट नहीं हुई तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा, तुझे पता भी है? भैया आप शांत रहिए, मैं सिर्फ 10 मिनट में वो फाइल कंप्लीट करके लाती हूँ। रचना अपने अस्त व्यस्त पुराने से इंटीरियर वाले रूम में जाकर फाइल कंप्लीट करने लगती है। मेरी साड़ी अभी तक प्रेस नहीं हुई है। रात में मैंने कहा था ना सुबह मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है तो मेरी साड़ी प्रेस करके रख देना। बस भाभी अभी 5 मिनट में करती हूँ। फाइल कंप्लीट करके रचना एक बार फिर अपने भैया के रूम में जाती है जहाँ सूट बूट पहने उसके भैया और नाइट ड्रेस में उसकी भाभी। एक काम भी ढंग से नहीं होता। भाभी आप गुस्सा मत करिए, बस 5 मिनट में आपकी साड़ी प्रेस करती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। मेरी एक गलती और कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। जो भाभी मुझे ननद जी कहती थी अब वही मेरा नाम भी मजबूरी में लेती है। जब तक रचना सावित्री की साड़ी प्रेस कर रही होती है तब तक भास्कर की मीटिंग खत्म हो जाती है और वो सभी पॉलिटिशियंस वहां से चले जाते हैं और भास्कर जी हॉल में आकर सरोज के पास बैठ जाते हैं। क्या निष्कर्ष निकला मीटिंग का? निष्कर्ष क्या निकलना था? 20 साल पहले जो शुरू हुआ था अब एक बार फिर से नई सिरे से उसकी शुरुआत करनी होगी। जिस बेटी पर हमें इतना गर्व था उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि काश मैंने उसे पैदा होते ही। आखिर रचना ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसकी माँ उसके बारे में इतना बुरा सोच रही है? वो आपको पता चल ही जाएगा। सावित्री की साड़ी प्रेस करने के बाद रचना किचन में झूठे बर्तन साफ कर रही थी कि तभी दीदी मेरा प्रोटीन शेक बनाकर ला दो। घर के जिम की ट्रेडमिल में वर्कआउट कर रही सरोज को रचना प्रोटीन शेकर में प्रोटीन शेक देती है। प्रोटीन शेक बनाने में इतनी देर लगती है क्या दीदी? सरोज वो मैं बस अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, एक्सरसाइज करने दो, जाओ यहाँ से। सरोज कुछ दिन पहले तक हम दोनों बहनें इसी जिम में एक साथ वर्कआउट किया करती थी। तुम भी इतना बदल जाओगी मैंने कभी सोचा ना था। वैसे ठीक ही है, मैंने तुम सबका दिल दुखाया है तो मुझे ये सजा मिलनी ही चाहिए। जो काम कुछ दिन पहले तक घर के नौकर करते थे वो काम अब रचना अकेली कर रही थी, जैसे कार वॉश करना, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, गमले संवारना, गार्डन साफ करना और खाना भी बनाना। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसके पापा ने घर के नौकरों को काम से निकाल दिया। घर का सारा काम अकेले ही करने के बाद रचना अपने कमरे के बेड पे लेटी हुई। काश मैं उससे मिली ही ना होती। उसने मुझे धोखा दिया और मेरी वजह से मेरे पूरे परिवार की बदनामी हुई और मेरे पापा इलेक्शन भी हार गए। उसी दिन शाम को हॉल में बैठे रचना के मम्मी और पापा पास ही खड़ी रचना से, मेरे ताऊ जी की पोती की शादी है गांव में, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। वहां किसी को भी नहीं पता कि रचना ने क्या कांड कर दिया है। रचना किसी को कोई शक ना हो इसीलिए मजबूरन तुझे भी साथ ले जाना होगा। तेरे ताऊ जी एमएलए हैं, वहां बहुत सारे पॉलिटिशियंस और मीडिया के लोग भी होंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रचना को मेरे या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ देखे। इसलिए ध्यान रहे कि तू हम सबसे दूर ही रहना। हो सके तो तू वहाँ कमरे से बाहर ही मत निकलना। मैं ताऊ जी से बोल दूंगी कि तेरी तबीयत खराब है। ठीक है, आपने जो भी कहा मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन भास्कर अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेडिशनल कपड़े पहने अपने ताऊ जी के गांव उनकी पुश्तैनी आलीशान हवेली पहुंचते हैं, जो कि पीले गेंदे के फूलों की माला से सजी हुई थी और हवेली के सामने रंग बिरंगे गुलाबों की रंगोली बनी हुई थी। हवेली के दरवाजे पर भास्कर जी के ताऊ ट्रेडिशनल धोती कुर्ता पहने पगड़ी लगाए। आओ आओ, स्वागत है तुम सबका। तुम सब सफर से थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। कल से शादी की रस्में शुरू होंगी, तुम सबको ही रंग जमाना है। वीरेंद्र प्रताप जी भास्कर जी और उनके पूरे परिवार को एक रूम तक ले जाते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक रचना को कमरे में अकेला छोड़कर उसका पूरा परिवार शादी के फंक्शन में बिजी हो जाते हैं।
रचना अकेली कमरे में फ्रॉक सूट पहने बैठी सब लोगों की मस्ती भरी आवाजें और शादी वाला म्यूजिक सुनकर। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। अनिल भैया की शादी में कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था, लेकिन आज मुझे सबने अकेला छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी रचना की नजर खुली खिड़की पर पड़ती है। वो उस खिड़की से निकलकर सब लोगों की नजरों से बचकर हवेली के पीछे से नदी के किनारे तक पहुंच जाती है। वहां रखे एक पत्थर पर बैठकर रचना नदी में कंकड़ फेंकने लगती है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं हवेली में नहीं हूँ। वहीं पास ही बकरियां चरा रहे पुरानी शर्ट और पैंट पहने मनोज की नजर रचना पर पड़ती है। अचानक रचना का पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाती है। मनोज तुरंत नदी में कूदकर डूब रही रचना को नदी से बाहर निकाल लेता है। अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? कोई परेशानी है क्या? तुम कौन हो? तुमसे मैं अभी कुछ देर पहले ही मिली हूँ और तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी है? रचना मनोज की बातों से चिढ़कर वहां से चली जाती है। ये लड़की इस गांव की तो नहीं लगती। ओह, अब समझा, विशाखा की शादी है, जरूर ये वहीं आई होगी। लेकिन शादी के फंक्शन छोड़कर ये यहाँ क्या कर रही थी? अगले दिन भी रचना को कमरे में अकेला छोड़कर उसके सभी घरवाले विशाखा की हल्दी रस्म में शामिल हो जाएंगे और शरारा पहने उदास रचना खिड़की से कूदकर सबकी नजरों से बचती हुई गांव के बाहर वाले आम के बगीचे तक चली जाएगी, जहां पर बकरियां कटीली झाड़ियों की पत्तियां खा रही थी। कितना सुकून है यहाँ पर, ना कोई शोर है और ना ही शक और नफरत भरी नजरें। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही सुकून भरी जगह पर बिता सकती हूँ। तभी उसकी नजर एक आम के पेड़ की डाली पर लटक रहे झूले पर पड़ती है। वाह, झूला! एक्साइटेड होकर रचना भागकर झूले के पास जाती है, उस पर बैठकर झूलने की कोशिश करने लगती है। तभी पिछले दिन वाले कपड़े पहने मनोज पीछे से उसे झूला देने लगता है। मनोज को देखकर रचना, तुम आखिर हो कौन और बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो? और मेरे बिना बोले मुझे झूला क्यों झुला रहे हो? कल भी तुमने मेरे बिना बोले ही मुझे नदी से बाहर निकाल लिया था। अगर मैं तुम्हें नदी से बाहर न निकालता तो तुम डूब जाती। तैरना आता है मुझे, ओके? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना? मुझे लगा तुम्हें तैरना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? ना तुम मेरे बारे में जानते हो और मेरे बिना बोले ही मेरी मदद करने लगते हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मनोज रचना को झूला देने लगता है। रचना कुछ बोले बिना ही झूले से उतरकर वहां से वापस अपने बड़े दादा के घर चली जाती है। अगली सुबह नाइट ड्रेस पहने हवेली की बालकनी में खड़ी रचना आंगन में लगे मंडप को देख रही थी। आज शादी का दिन है, दोपहर तक बारात भी आ जाएगी। सब बारातियों के स्वागत सत्कार में लगे होंगे और मैं कमरे में अकेली। तभी उसके पिता भी नाइट ड्रेस में ही वहां आकर, रचना यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा और मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। रचना वहां से पलटने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर सर में फूल की टोकरी रखे टी शर्ट और पैंट पहने मनोज और फ्रॉक पहने उसकी बहन गौरी पर पड़ती है। अरे ये तो वही लड़का है, लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या जो भी हो, मुझे क्या करना है? जल्दी से यहाँ से जाती हूँ, अगर इसने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रचना ने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही बारात आने से पहले ही रचना को कमरे में अकेला छोड़कर उसके सभी घरवाले बारात के स्वागत की तैयारी करने चले जाते हैं और रचना भी मौका पाकर सलवार सूट पहनकर खिड़की से निकलकर सबकी नजरों से बचकर आम के बगीचे में पहुंच जाती है। करो जिसे जो करना है, मैं तो आज पूरा दिन इसी आम के बगीचे में सुकून से झूले पर बैठी रहूंगी। बस कल की तरह वो लड़का भी यहाँ ना आ जाए। रचना झूले के पास पहुंचकर देखती है कि झूले पर पहले से ही मनोज बकरी का मेमना लिए बैठा है। तू मेरी जान है, कितना प्यारा है तू बड़ा मत होना, ऐसे ही गोलू मोलू रहना मेरा गोलू मोलू। रचना दूर खड़ी मनोज को मेमने को प्यार करते हुए देखकर, वैसे ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है, बेवजह ही मैं इसे डांट देती थी, लेकिन क्या करूं, एक गलत इंसान की वजह से मुझे सभी लड़कों से नफरत सी हो गई है। रचना को खड़ा देखकर मनोज, क्या सोच रही हो? तुम्हें भी झूला झूलना है तो आ जाओ। अच्छा ठीक है, आज तीसरी बार है जब तुम मुझे मिल रहे हो, तो अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो। आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला मनोज हूँ और बकरियां चराता हूँ। नदी किनारे मेरी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है जिसमें मैं अपने माता पिता और एक प्यारी सी बहन के साथ रहता हूँ। और तुम? मैं हूँ रचना। और रुको, पहले झूले में बैठो, उसके बाद अपने बारे में बताना। मनोज झूले से उतरकर रचना को झूले पर बिठाकर उसे झुलाने लगता है। अब बताओ। मैं यहाँ विशाखा की शादी में आई हूँ, कल ही शायद वापस चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम विशाखा की शादी में आई हो, लेकिन उसकी शादी तो आज है।